आखिरकार अमेरिका को माननी पड़ी हार। हथियार खत्म होने के बाद अमेरिका कैसे सीज फायर को लेकर अब राजी हो गया है, कैसे पूरी दुनिया के आगे ईरान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों, जिस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में आ गई थी, दुनिया भर में तेल गैस का संकट पैदा हो गया था, ऐसा लगता है बीती रात से, आधी रात से जो डेवलपमेंट्स आई हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो युद्ध अब अपने फुल स्टॉप पर है। लेकिन ये फुल स्टॉप केवल इस युद्ध पर नहीं, अमेरिका की हेकड़ी और उसकी बादशाहत पर भी है, क्योंकि ईरान ने एक बार फिर साबित कर दिया दोस्तों कि सबसे मजबूत से बेहद कमजोर लड़ सकता है अगर रणनीति सही हो, स्ट्रैटेजी सही हो और वक्त से पहले तैयारियां मुकम्मल हो और जज्बा जबरदस्त हो। दोस्तों, बीती रात बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट्स हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ये बयान अब आने शुरू हो गए हैं कि यह युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर है, हमने लगभग जो अपना उद्देश्य था वो पूरा कर लिया है। ट्रंप जो एक दो दिन पहले तक टोटल सरेंडर की बात कर रहे थे, अचानक उनके इस तरह के भाव क्यों बदले दोस्तों, उनके जज्बात और हालात कैसे बदले, इसका सबसे बड़े एग्जाम्पल दोस्तों ऐसी खबरें हैं। इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी खबरें भरी पड़ी हैं, इंटरनेशनल मीडिया ही नहीं, अमेरिकी मीडिया में ऐसी खबरें भरी पड़ी हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि पेंटागन ने पिछले शुरुआती ही इस युद्ध में इतने हथियार खत्म कर दिए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है अमेरिका में, जो अपने डिफेंस में इतना बड़ा खर्च करता है और दुनिया भर के लोगों को हथियार बांटता फिरता है। तो बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका के आगे हथियारों की कमी आ गई थी? क्या अमेरिका को ये बात समझ में आ गई थी कि अब इस युद्ध में अगर वो आगे बढ़ता है तो उसकी खुद की इकोनॉमी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में उसके एलाइज भी उससे हमेशा के लिए या लंबे वक्त तक नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, हुआ क्या, कल ट्रंप की तरफ से यह बयान आया कि अगर ईरान अब स्टेट ऑफ हार्मोन्स में ऑयल की सप्लाई रोकता है तो वो अमेरिका के 20 गुना ज्यादा हमले देखेगा। दोस्तों, आगे ट्रंप ईरान को धमकाते हैं कि हम ईरान को इतना पीछे ले जाएंगे कि दोबारा से उसके लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डेथ, फायर एंड फ्यूरी विल राइन अपॉन देम। लेकिन आगे वो कहते हैं कि होप ऐसा नहीं होगा, खुद ही कहते हैं वो ऐसा नहीं होगा, और हम यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से चाइना को एक गिफ्ट दे रहे हैं। चाइना को गिफ्ट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स जो हैं उन नेशंस के लिए हम खोल रहे हैं जिनकी वजह से उनके देश में तेल का संकट खड़ा हो गया था। वैसे ये भी गजब की बात है दोस्तों, परमिशन अमेरिका देता है भारत को तेल खरीदने का और गिफ्ट देता है चीन को। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस लैंग्वेज का कितना महत्व है। तो पॉइंट ये दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से ये बयान आया कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स जो है वो सीधे तरीके से चलेगा। एक्चुअली हो क्या रहा है दोस्तों, स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद है और दुनिया भर में तेल का संकट है। भारत और चीन सहित जापान, साउथ कोरिया तक में इस तरह का संकट है। तो जाहिर तौर पर इन देशों के लिए हर लिहाज से स्टेट ऑफ हार्मोन्स खोलना एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कदम था और अमेरिका पर बहुत दबाव था। दबाव तो था, साथ में था ही दोस्तों। दूसरा, इस तरह की खबरें भी छप रही थी, जैसे आप देखिए दोस्तों, अल जजीरा की इस खबर में लिखा है, ट्रम्प कह रहे हैं वी आर गोइंग टू टेक दोज सैंक्शंस ऑफ अंटिल दिस स्ट्रेटन्स आउट। मतलब हम उन देशों पर जिनमें सैंक्शंस लगाए हुए हैं तेल बेचने को लेकर, हम उनके सैंक्शंस फिलहाल के लिए हटा देंगे ताकि तेल का संकट थोड़ा खत्म हो। अब रूस को देखिए दोस्तों, रूस से तेल ना खरीदे कोई, इसके लेके क्या क्या नहीं किया ट्रंप ने, दुनिया भर पर टैरिफ लगा दिए। लेकिन इस पूरे संकट में सबसे ज्यादा रूस ने तेल बेचा है, भारत को भी बेचा है, दुनिया भर के लोगों को बेचा है। तो अल्टीमेटली तो रूस की इकोनॉमी को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश अमेरिका कर रहा था वो उसको फायदा हो रहा था। दूसरा, वॉशिंगटन पोस्ट सहित दुनिया भर के ऐसे कई अखबार थे जिनमें खबरें छपने लगी थी दोस्तों कि पेंटागन ने शुरुआती 2 दिनों में, मात्र शुरुआती 2 दिनों में 5.6 बिलियन वर्थ के, विच इज ह्यूज, 5.6 बिलियन के एम्यूनिशन, मतलब जो युद्ध में सामग्री इस्तेमाल होती है ना, विस्फोटक, जो भी हथियार कह लीजिए, विस्फोटक कह लीजिए, फाइटर जेट्स कह लीजिए, सब कुछ जो युद्ध में इस्तेमाल होता है, जिसको आप डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं एम्यूनिशन। मतलब अमेरिका ने शुरुआती 2 दिनों में 5.6 बिलियन का एम्यूनिशन इस्तेमाल कर लिया केवल 2 दिनों में। अब सोचिए, युद्ध जो है 9वें दिन आ चुका है। ये अपने आप में उस इकोनॉमी के लिए भी ये सवाल है। इस लिखा है देखिए इस आर्टिकल में, जो अपने आप को सबसे बड़ा सप्लायर कहती है युद्ध का। दोस्तों देखिए, TRT टर्की की ये मीडिया हाउस है, उसकी तरफ से खबर आई है कि यूएस मिलिट्री ने 11 MQ रीपर ड्रोन 330 मिलियन के लूज कर लिए। 330 मिलियन के तो ड्रोन ही चले गए अमेरिका के, ठीक है। अब आप सोचिए कितना बड़ा लॉस है ये। अच्छा, मैं तो ये सोच रही हूँ ट्रंप जी बैठकर अपने
विमान वगैरह भी गिन रहे होंगे क्या? विमान गिनने का बड़ा शौक है ना इनको। फिर अचानक से दोस्तों देर रात इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई। इनफैक्ट आज सुबह तक डेवलपमेंट्स हो रही थी। सुबह 5 बजे इस तरह की खबर आई, अल जज़ीरा ने छापी हुई है, देखिए, कि चाइना, रूस और फ्रांस ने ईरान को लेकर, सीज फायर को लेकर उनसे बात की है। मतलब ईरान को रीच आउट कर रही है, अमेरिका पर दबाव बना रही है कंट्रीज, और ईरान पर भी दबाव बना रही है। ईरान पर काफी दबाव है दोस्तों। सऊदी अरेबिया भी उन पर बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहा है, खूब बात कर रहा है, क्योंकि भाई मिडिल ईस्ट तो सबसे ज्यादा प्रभावित है। दूसरा, रूस ने, चाइना ने और फ्रांस ने भी ईरान से बात की कि आप सीज फायर की तरफ बढ़िए। अब थोड़ा अमेरिका पर भी दबाव डाला गया, इसलिए दोनों तरफ से इस तरह के बयान आए, और दोनों, ऐसा लगता है दोनों पक्ष शायद मान जाएं। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो पैदा होगी दोस्तों अगर ये सीज फायर होता है तो डिस्ट्रस्ट है दोस्तों। ईरान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, जैसे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम तो अमेरिका से नेगोशिएशन कर रहे थे। अमेरिका खुद कह रहा था कि हम नेगोशिएशन में काफी चीजें मान गए, हम बहुत आगे आ गए। इनफैक्ट ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। आप इंटरनेशनल मामलों के जानकार किसी भी एक्सपर्ट से सुने तो इनफैक्ट ओबामा भी ईरान को इस लेवल पर नेगोशिएट करने में कामयाब नहीं हुए थे जो ट्रंप ने कर लिया था। ईरान लगभग हर शर्त मान गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो शर्त माना उसके अगले दिन उस पर हमला कर दिया गया। तो एक डिस्ट्रस्ट है, और यही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि अमेरिका की बात पर विश्वास कैसे किया जाए। दोस्तों अमेरिका एक तरफ से तो ईरान से बात कर रहा था, अगले दिन ईरान पर हमला कर दिया, और न केवल हमला किया बल्कि सुप्रीम लीडर को मार दिया। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि टोटल सरेंडर। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि हम मिडिल ईस्ट बदल देंगे। फिर खबरें आने लगी स्टेट ऑफ हार्बोन्स पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है, एक आइलैंड पर कब्जा करना चाहता है ईरान के। दोस्तों वेनेजुएला में अमेरिका ने जो किया वो इस बात का प्रमाण है कि वो ईरान को लेकर बहुत सीरियस था। लेकिन हालांकि अलग बात है कि युद्ध में कूदना बड़ा आसान होता है, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। जो मागा जनता है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिन्होंने ट्रंप जी को वोट किया था, वही अमेरिका में उनके खिलाफ होंगे। लगातार पोल्स बता रहे हैं कि 10 में से 6 अमेरिकन्स नहीं चाहते कि अमेरिका इस युद्ध में पड़े, लेकिन ट्रंप पड़ गए दोस्तों। न केवल पड़ गए बल्कि कल बयान देते हैं कि नेतन्याहू से पूछे बिना, उनसे बात करे बिना वो युद्ध खत्म नहीं करेंगे। युद्ध खत्म हम ही करेंगे, कल बोलते हैं ट्रंप, युद्ध खत्म हम ही करेंगे, लेकिन नेतन्याहू से बात करे बिना नहीं करेंगे। ये बताता है कि मतलब इसी एक स्टेटमेंट में दोस्तों ट्रंप ने अपनी मजबूती और कमजोरी दोनों बता दी। हालांकि दोस्तों ये बात स्वीकारी गई है ईरान की तरफ से। देखिए अल जज़ीरा ने ये भी छापा है दोस्तों। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि रूस, चाइना और दूसरी अदर कंट्रीज ने भी उनसे रीच आउट किया है कि अब आगे आप एक्सलेट मत कीजिए। हालांकि ईरान की तरफ से अभी भी हुंकार भरी जा रही है क्योंकि एक डिस्ट्रस्ट है। तो ईरान की तरफ से दोस्तों जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनकी तरफ से कहा गया है, आज सुबह जब ये सब कुछ डेवलपमेंट्स आई रही थी, रात भर यही सब चल रहा था, तो आज सुबह फिर खबर आ गई कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बोला है कि युद्ध का जो खात्मा है वो हम करेंगे। ईरान लगातार ये बात बोल रहा है। हालत ये होगी दोस्तों कि इस सब एपिसोड में आप जानते हैं कल तो हद ही हो गई दोस्तों। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो ये युद्ध हुआ, कल क्रूड ऑयल हाईएस्ट जानते कितना गया है कल? 119.50। और उसके बाद जैसे ही ट्रंप ने बोला कि अब युद्ध खात्मे की तरफ है, तो क्रूड ऑयल के दाम खट्टे से फिर से गिरे और वो 89 के आसपास हो गए। हो सकता है इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हो तो फिर चेंज आ गया हो, क्योंकि लगातार ऊपर नीचे जाता रहता है सेंटिमेंट के हिसाब से। लेकिन ये आप सोचिए किस लेवल पर एक बयान, युद्ध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, युद्ध हो रहा है, नहीं हो रहा है, रुक रहा है या और तेज हो रहा है, वो क्रूड ऑयल में कैसे आग लगा सकता है। दोस्तों हम तो यही उम्मीद करेंगे कि युद्ध जल्द से जल्द रुक जाए। लेकिन इस युद्ध ने दुनिया भर के आगे एक बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए कि कैसे अमेरिका सिर्फ अपनी जिद की वजह से पूरी दुनिया को मतलब किस तरह के खतरे में डाल सकता है, और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारतीयों को है। आप सोचिए दोस्तों, मिडिल ईस्ट के बाद अगर इस पूरे एपिसोड से, इस पूरे वॉर से अगर कोई प्रभावित है तो कौन सा खित्ता है? वो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारत है। तेल के दाम बढ़ने की आशंका हमारे यहाँ, गैस का संकट हमारे यहाँ खड़ा हो गया, रुपया अपने ऐतिहासिक गिरावट पर है, ऐतिहासिक, इतना कभी नहीं गिरा रुपया। ठीक है दोस्तों, हमारी डिप्लोमेसी पर सवाल खड़े हुए। हमारे हिंद महासागर में आकर अमेरिका कितनी हिमाकत हो गई कि हमारे प्रभाव वाले इलाके में, हमारे बैकयार्ड में आके उसने हमारे मित्र देश जो हमारे बुलावे पर आया था उसका युद्धपोत उड़ा दिया। और इन सब में युद्ध के दौरान भी वो हमें अपमानित करने के लिए बोल रहा है कि हम परमिशन देते हैं इंडिया को, हम इंडिया को चाइना की तरह ग्रो नहीं करने देंगे, इंडियंस आर वेरी गुड एक्टर्स, जो बोला जाता है वो करते हैं। इस तरह के बयान आए युद्ध के दौरान। दोस्तों हम लोगों के तो ये हित में है। मैं तो ये सोचती हूँ दोस्तों, जो लोग इजराइल कर रहे हैं इस युद्ध में, किस बात का कर रहे हैं दोस्तों? इस युद्ध शुरू किसने किया है? इजराइल, अमेरिका ने किया है। अगर युद्ध शुरू ना होता, ना हमारा रुपया गिरता,
ना तेल का इस तरह का संकट खड़ा होता, ना एलपीजी का संकट खड़ा होता, ना इस तरह के डिप्लोमेसी को लेकर सवाल उठते, ना फॉरेन मिनिस्ट्री को लेकर सवाल उठते, ना ही ईरान जो हमारा इतना गहरा मित्र है उसको हमारे इलाके में आकर इतनी बड़ी क्षति का सामना करना पड़ता। दोस्तों उसके बाद ही न जाने वो कौन लोग हैं भारत के जो इस युद्ध में इजराइल 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 कर रहे हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा नुकसान भारत झेल रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।